हेलो नमस्कार साथियों, मैं सागर स्वागत करता हूं आप सभी का एग्जामपुर परिवार पर। तो कैसे हैं सभी लोग बताएंगे कमेंट करके, और जल्दी से आप लोग आ जाइए, सभी साथी जल्दी से आ जाएंगे और सेशन को क्या करेंगे, शेयर कर देंगे, ताकि आपके जो भी साथी हैं, भाई हैं, बंधु हैं, मित्र हैं, यार हैं, वो भी सेशन में आ पाए, वो भी क्लास में आ पाए, वो भी यहाँ पे जुड़ पाए और सारी चीजों को समझ पाए। ठीक है, तो शेयर करना है, लाइक करना है, और यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है भाई, चलो जी आ जाओ। तो जैसे कि आपने देख लिया होगा कि ये जो हमारा सेशन है बहुत ही शानदार होने वाला है, जीएस का होने वाला है। तो इस सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जीएस पढ़ेंगे, और बहुत ही बेहतरीन जीएस पढ़ेंगे। ठीक है, चलो जी। तो देखो, आपको पता होना चाहिए कि एग्जामपुर पर चल रहा है बहुत ही शानदार, एग्जामपुर पर चल रहा है बहुत ही शानदार सुपर कॉम्बो परचम बैच चल रहा है। क्या एग्जामपुर पर बहुत ही शानदार सुपर कॉम्बो परचम बैच चल रहा है, और इसकी फीस कितनी रखी गई है? बेसिकली इसकी फीस रखी गई है 1300 रुपए। कितनी? 1300। बट इस 1300 पर भी आपको क्या मिल रहा है? 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। जी साथियों, कितना? 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो आपको ये कैसे मिलेगा? आपको कोड यूज करना पड़ेगा सुपर 50, और जब आप ये सुपर 50 कोड यूज करोगे तो आपको एग्जामपुर के परचम कोर्स पर 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये आपको कितने का पड़ जाएगा? 650 का। तो 650 में आपको पूरे के पूरे कितने बैचेस मिल जाएंगे? पूरे के पूरे आपको 10 बैचेस मिल जाएंगे, और जिनके अभी क्या हो रहे हैं, एग्जाम हो रहे हैं। जैसे आपने बोल दिया तो आपका जैसे आपने बोल दिया आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, और आपका एसएससी एमटीएस, और दिल्ली पुलिस, और आपका उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर, यूपी लेखपाल। तो ये सारे बैच आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये भी आप लोग बिल्कुल आसानी से पढ़ सकते हैं, सारी चीजों को देख सकते हैं। ठीक है भाई, ये आपको याद रखना है। चलो जी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। आपको करना है एग्जामपुर एप्लीकेशन, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना है। और जब आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो आपको क्या दिया जाएगा? आपको फ्री पीडीएफ दी जाएंगी, फ्री करंट अफेयर के नोट्स दिए जाएंगे, फ्री क्विज दी जाएगी, और लाइव क्लासेस दी जाएंगी, मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, और बुक्स दी जाएंगी। लाइव क्लासेस आपको फ्री नहीं मिलेंगी, लेकिन मिलेंगी कहां पे? एप्लीकेशन पे। उसके लिए आपको बैच परचेस करना पड़ेगा, कोई भी एक। ठीक है भाई, और बैच के अकॉर्डिंग आपको क्लासेस मिल जाएंगी। तो जल्दी से आप लोग क्या कर लेंगे, इसको डाउनलोड कर लेंगे एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को। ठीक है भाई, नेक्स्ट। हाँ जी, तो देखो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, याद रखना, जीएस पढ़ने वाले हैं। क्या? जीएस। ठीक है भाई, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो याद रखेंगे, हम लोग जीएस पढ़ने वाले हैं। क्या? जीएस। और जीएस से संबंधित जो भी आपका पेपर बनता है, जीएस से संबंधित जो भी आपका पेपर बनता है, उस पेपर से संबंधित हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है भाई, जो भी आपका पेपर बनता है उससे संबंधित हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। जैसे आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन बनते हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन बनते हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चन बनते हैं, आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन बनते हैं, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बनते हैं, और आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो उन सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? बहुत अच्छी से भली भांति समझेंगे। ठीक है भाई, चलो जी, तो हम लोग देखते हैं और पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पहला आपका। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, और आप लोग क्या करेंगे? इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है और आप लोग इसका आंसर करेंगे। जल्दी से आप लोग बताएंगे, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो पृथ्वी को क्या कहते हैं, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो, पृथ्वी पर क्या है? बृहद क्षेत्र में जल है, आपको पता होना चाहिए। और इनके आंसर कैसे करने हैं? जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका आंसर ए आ रहा है, तो आप लोग 1A लिखेंगे। यदि आपका आंसर बी आता है तो आप लोग 1B लिखोगे, और यदि आपका आंसर सी आता है तो आप लोग 1C लिखोगे, और यदि आपका आंसर डी आता है तो आप लोग क्या लिखोगे? 1D लिखोगे। ये आपको लिखकर क्या करना है? कमेंट करना है। समझ गए साथियों? तो देखो, आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। यार बहुत गर्मी लग रही है, 1 मिनट रुकेंगे बस। चलो, हाँ जी, देखो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका पृथ्वी है, जो आपका क्या है? पृथ्वी है, इस पे सबसे ज्यादा क्या है? जल है। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा किसकी मात्रा है? जल की मात्रा है। आप कहोगे सर जी बिल्कुल सही बात है। तो जब पृथ्वी पर जल की मात्रा है, इसीलिए अधिक है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? नीला ग्रह बोलते हैं। और आपको पता होना चाहिए, जो पृथ्वी है इस पर कितना % जल पाया गया है? तो 75% क्या पाया गया है? जल पाया गया है। और 25% पर हम लोग रहते हैं, है ना। 25% पे हम लोग रहते हैं। मतलब ऐसा माना जाता है कि 75 से भी आप लोग थोड़ा सा ज्यादा बोल सकते हैं, 75 से भी आप लोग थोड़ा सा ज्यादा बोल सकते हैं। तो
पृथ्वी के 1/3 भाग पर, पृथ्वी के 1/3 भाग पर क्या पाया गया है? जल पाया गया है। ठीक है भाई, 75 की जगह आप लोग जैसे आप लोग 100 का आप लोग ऐसे कर लो, लगभग लगभग 60-65% क्या पाया जाता है? 70% बोल लो आप लोग, 70% जल पाया जाता है आपका पृथ्वी पर। ठीक है भाई, और जब 70% जल पाया जाता है तो ये टोटल का 1/3 भाग जल पाया जाता है, 1/3 भाग जल पाया जाता है। ठीक है भाई, ये आपको क्या रखना है? याद रखना है। और आपको ये भी याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसे जो हमारा पृथ्वी है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस पे पानी की मात्रा क्या है? सबसे ज्यादा है। क्या है? पानी की मात्रा सबसे ज्यादा है। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो पृथ्वी है इसका भाई उपग्रह कौन सा है, तो आप कहोगे भाई इसका उपग्रह हो जाएगा चंद्रमा। क्या हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है भाई, तो सही उत्तर अपना क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा सौरमंडल हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका पृथ्वी है उसका सूर्य के अकॉर्डिंग दूरी के अनुसार कौन सा स्थान है, तो आप कहोगे तीसरा स्थान है। और लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए घनत्व के अकॉर्डिंग कौन सा स्थान है, घनत्व के अकॉर्डिंग, तो आप कहोगे 5वां स्थान है। ठीक है भाई, और पृथ्वी का एकमात्र ग्रह है क्या? मून यानी चंद्रमा। क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास हैं, तो आप कहोगे सबसे ज्यादा उपग्रह हो जाएंगे किसके? सैटर्न के पास, शनि के पास, यानी 82 उपग्रह हो जाएंगे। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो बृहस्पति हो जाएगा। कौन सा? बृहस्पति हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। समझ गए बात को? चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार। सारे प्रश्नों को आपको पढ़कर क्या करना है? आंसर करना है सभी प्रश्नों को। ठीक है भाई, असम में अंग्रेजों की कर नीतियों के खिलाफ किस वर्ष में पथारू घाट किसान विद्रोह हुआ था? जल्दी से आप बताओ। तो 1862 में क्या हुआ था? आपको पता होना चाहिए था। 3 हाईकोर्ट बने थे, एक तो बंबई हाईकोर्ट और एक कलकत्ता हाईकोर्ट और एक मद्रास हाईकोर्ट। ये 3 हाईकोर्ट बने थे। लेकिन भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट कौन सा था? कलकत्ता हाईकोर्ट था। और इसकी स्थापना हुई थी 2 जुलाई को। कब हुई थी? 2 जुलाई 1862 में इस हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 1866 में। यह भी आपको याद रखना है। 1893 में आपको पता होना चाहिए कि जो स्वामी विवेकानंद है वो कहां गए थे? अमेरिका के शिकागो शहर में गए थे। और 1893 में महात्मा गांधी कहां गए थे? तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि 1893 में महात्मा गांधी कहां जाते हैं? साउथ अफ्रीका जाते हैं। किसके लिए? दादा भाई शेख अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए। 1894 में क्या होता है? 1894 में भाई ये आपका पथारू घाट क्या होता है? विद्रोह होता है। तो ये कहां पे होता है? असम में होता है। कहां पे? असम में होता है। असम के सीएम कौन है? तो हेमंत बिश्व शर्मा। कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए असम की राजधानी क्या है? तो दिसपुर है। क्या है? दिसपुर असम की राजधानी हो जाएगी। और असम का हाईकोर्ट कहां पे है? तो असम का हाईकोर्ट है गुवाहाटी में। कहां पे? गुवाहाटी में हो जाएगा। और गुवाहाटी में कौन सा मंदिर है? तो आप कहोगे सर जी कामाख्या देवी मंदिर है। कौन सा? कामाख्या देवी मंदिर कहां पे है? आपका गुवाहाटी में है। असम में क्या हो जाएगा? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप हो जाएगा, जिसका नाम क्या है? माजुली। जिसका क्या नाम हो जाएगा? माजुली हो जाएगा। माजुली। तो ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप भी कहां पे? असम में है। और इसका नाम हो जाएगा उमानन। क्या हो जाएगा? उमानन हो जाएगा। समझ गए बात को? 1894 में ही क्या हुआ था भाई? ओलंपिक समिति बनी थी। कौन सी? ओलंपिक समिति बनी थी। आपको पता होना चाहिए। फिर जाके पहला ओलंपिक कब खेला गया था? 1896 में खेला गया था। फिर जाके पहला ओलंपिक कब? 1896 में खेला गया था। 1894 में ही महात्मा गांधी ने नाटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। नाटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। यह भी आपको याद रखना है। 1885 में क्या हुआ था? कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है भाई, आपने देखा होगा कि हमने एक क्वेश्चन तो बताया, लेकिन उससे रिलेट करके हमने आपको बहुत सारे पॉइंट बता दिए जो आपको क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। और नहीं भी आपको याद होते हैं तो आपको क्या करना है? नोट करना है। आपको क्या करना है? नोट। और जब आप ये नोट करोगे तभी सारी चीजें बन पाएंगी, ऐसे नहीं बनेंगी। भूल गया। ठीक है, नेक्स्ट, दरिंगवाड़ी हिल रेलवे स्टेशन। दरिंगवाड़ी हिल रेलवे स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? दरिंगवाड़ी हिल रेलवे स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? ये आपको बताना है। तो जल्दी से आप बताओ, दरिंगवाड़ी हिल रेलवे स्टेशन कहां पे हो जाएगा? केरल में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, या फिर कहां पे? महाराष्ट्र में। तो आपको पता होना चाहिए कि जो दरिंगवाड़ी हिल रेलवे स्टेशन है ये आपका कहां पे? देखो, सबसे पहले तो हम आपको घुमा दें, घूम भी जाओगे। देखो जरा, हमने बोल दिया पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल का सबसे ऊंचा जिला कौन सा है? आप कहोगे दार्जिलिंग है।
क्या कहोगे? दार्जिलिंग है। बात समझ में आ गई आपको। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि दार्जिलिंग में भारत का सबसे ऊंचा क्या है? रेलवे स्टेशन है, जिसका नाम है घुम रेलवे स्टेशन। क्या नाम है? घुम रेलवे स्टेशन है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 2258 इसकी क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी घुम रेलवे स्टेशन की। ठीक है भाई। और जो भारत का, जो पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग है, यहां की चाय को सबसे पहले क्या दिया गया था? जीआई टैग दिया गया था। यह भी आपको याद रखना है। अब आपका दिमाग घूम गया यार, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा आंसर सी हो? ना मुन्ना ना, ना मुन्ना ना। राइट आंसर क्या आ जाएगा? उड़ीसा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? उड़ीसा आ जाएगा। जो दरिंगबाड़ी रेलवे स्टेशन है वो कहां पे है? उड़ीसा में है। और उड़ीसा की राजधानी क्या हो जाएगी? भुवनेश्वर हो जाएगी। भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी हो जाएगी भुवनेश्वर। और उड़ीसा का हाईकोर्ट कहां पे हो जाएगा? तो कटक में हो जाएगा। कहां पे? कटक में हो जाएगा। और उड़ीसा हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 1948 में हुई थी। यह भी आपको याद रखना है। कटक में क्या है? राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान है। कहां पे? कटक में। ठीक है भाई। और कटक में किसका जन्म हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। किसका? सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? बी आ जाएगा। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उड़ीसा, आपको पता होना चाहिए नवीन पटनायक क्या है यहाँ के? नवीन पटनायक क्या है यहाँ के? सीएम है। और गणेशी लाल क्या हो जाएंगे यहाँ के? गणेशी लाल क्या हो जाएंगे यहाँ के? गवर्नर हो जाएंगे। ठीक है भाई। चलो जी आगे बढ़ते हैं। और ये आपका क्या हो जाएगा? दरिंगबाड़ी रेलवे स्टेशन हो जाएगा। कहां का? उड़ीसा का। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? भाई सबको आंसर देना है। ऐसा कोई भी एक सिंगल पर्सन नहीं होगा जो आंसर नहीं देगा। ना मानेगा है? ना मानेगा, निकालो डंडा। पागल सा हरकतें करता है। चलो जी, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? अब आप सोच रहे हो सर जी आपने तो एग्जामिनर को ही फेल कर दिया है, ऐसी बात है? देखो ऐसा नहीं है। यहां पे आपके कितने ऑप्शन है? यहां पे आपके 7 ऑप्शन है। लेकिन आप कहोगे सर जी हमारा तो 4 ऑप्शन का आंसर क्वेश्चन आता है। कोई बात नहीं, सीख लेंगे। क्या कर लेंगे? सीख लेंगे। देखो हमसे क्या पूछा गया है? गलत है। तो गलत का मतलब समझ रहे हो ना? एक ही तो गलत होगा, बकाया तो सारे सही होंगे। तो हमें 6 तो कम से कम सही पॉइंट पढ़ने को मिलेंगे। तो देखो जरा, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन कहां पे है? बिहार में है। फंस गया। दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन कहां पे है? तो आप कहोगे सर जी ये जो दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन है ये कहां पे पड़ जाएगा? आपका पश्चिम बंगाल में। कहां पे? पश्चिम बंगाल में। अभी जस्ट हमने पहले पढ़ा है। ठीक है भाई। तो दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन बिहार में नहीं है। कहां पे? पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। अब इसके अलावा ऊटी रेलवे स्टेशन कहां पे है? तमिलनाडु में है। नैनीताल रेलवे स्टेशन कहां पे है? उत्तराखंड में। नोट करते जाना। मनाली एवं कुल्लू रेलवे स्टेशन कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में है। और सतपुरा रेलवे स्टेशन कहां पे है? गुजरात में है। माउंट आबू रेलवे स्टेशन कहां पे है? राजस्थान में है। और महाबलेश्वर रेलवे स्टेशन कहां पे है? महाराष्ट्र में। बोलो कैसी रही ये बात है? बोलो कैसी रही ये बात? तो सारी चीजों को आपको क्या रखना है? याद रखना है। ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। और ये देखो आपको ये पता होना चाहिए ये हमारे क्या हो जाएंगे? हिल स्टेशन हो जाएंगे, मतलब पहाड़ी स्टेशन हो जाएंगे। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा पहाड़ी स्टेशन कहां पे स्थित है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सतपुरा कहां पे है, तो आप बताओगे गुजरात में है। नैनीताल तो आप लोग बता ले जाओगे। ऊटी रेलवे स्टेशन आपसे पूछा जा सकता है कहां पे? तमिलनाडु में है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन केरल के पहले मुख्यमंत्री थे? निम्नलिखित में से कौन केरल के पहले मुख्यमंत्री थे? तो देखो किसका पूछा गया है? केरल का पूछा गया है, केरल राज्य का। अब आपसे किसी भी राज्य का पूछा जा सकता है। पहले मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? पहले राज्यपाल कौन है? वर्तमान में राज्यपाल कौन है? ठीक है भाई। और उनका गठन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो केरल का गठन कब हुआ था? 1956 में हुआ था केरल का गठन। ठीक है भाई। और केरल की राजधानी क्या है? तो याद रखेंगे तिरुवनंतपुरम क्या हो जाएगी? केरल की राजधानी हो जाएगी। ये भी आपको याद रखना है। और केरल की वर्तमान में सीएम कौन हो जाएंगे? तो ये भी आप नोट कर लेंगे। ठीक है भाई। ये भी आप क्या करेंगे? नोट करेंगे। केरल के वर्तमान में सीएम कौन हो जाएंगे? तो ये आपके वर्तमान में सीएम हो जाएंगे। वर्तमान में सीएम हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन वर्तमान में गवर्नर कौन हो जाएंगे? तो आरिफ मोहम्मद खान, ये क्या हो जाएंगे? गवर्नर हो जाएंगे। ठीक है। और क्वेश्चन पूछा जाए पहले सीएम कौन थे? तो EMS नंबूदरीपाद, ये आपके क्या हो जाएंगे? पहले सीएम हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? पहले सीएम हो जाएंगे। तो पहले गवर्नर कौन हो जाएंगे? भाई कौन हो जाएंगे? रामकृष्ण जी, ये आपके पहले गवर्नर हो जाएंगे। ठीक है। किसकी बात पूछ ली हमसे? केरल की बात पूछ ली। किसकी? केरल की बात पूछ ली। ठीक है भाई। और इसी को कहा जाता है मसालों का बाग। क्या कहा जाता है? मसालों का बाग। मसालों का बाग या बगीचा कहा जाता है। बगीचा कहा जाता है। लेकिन मसालों की रानी किसको कहा जाता है? मसालों की रानी तो केरल की कोच्चि को कहा जाता है। किसको? कोच्चि को कहा जाता है। और केरल का हाईकोर्ट कहां पे है? तो इसका हाईकोर्ट भी कहां पे है? कोच्चि में। ठीक है भाई। हमारा सही उत्तर क्या बन जाएगा?
डी बन जाएगा। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। हर एक साथी कमेंट करेगा, हर एक साथी कमेंट करेगा और ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कमेंट ना करे। हैं भाई, इसी सारी चीजों से तो पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। जैसे आपने क्वेश्चन को पढ़ा, ऑप्शन को पढ़ा और जल्दी से बहुत जल्दी क्या कर दिया, आंसर कर दिया। समझ गए? चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा था? तो चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा था? एडवर्ड जेनर ने खोजा था। ठीक है भाई, एडवर्ड जेनर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था? आपको पता होना चाहिए। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी? पेनिसिलिन की खोज की थी। किसकी? पेनिसिलिन की खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था? पेनिसिलिन की खोज की थी। यह भी आपको याद रखना है। लुई पास्चर ने क्या किया था? लुई पास्चर ने पाश्चुरीकरण खोजा था। पाश्चुरीकरण की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने की थी। यह भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन आपसे यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो पेनिसिलिन है इसी को कहा जाता है रामबाण औषधि। क्या कहा जाता है? रामबाण औषधि कहा जाता है। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है भाई, है ना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ चीजें हो जाएंगी जिसके क्या है, मतलब आविष्कारक भी हैं और आविष्कार भी हैं। तो जैसे आपने बोल दिया चेचक, तो चेचक की टीके की आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने की थी। ठीक है भाई, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए खचरे का टीका या छोटी माता का टीका, मेनिंजाइटिस या आपका पोलियो का टीका, इस टाइप से आपको ये सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो आप लोग बहुत अच्छे से क्या करेंगे, इनका आंसर कर देंगे सभी साथी। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। विज्ञान के प्रमुख आविष्कार एवं आविष्कारक कौन है? तो देखो ये भी आपको पढ़ने हैं। जैसे प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? और क्रोनोमीटर का आविष्कार किसने किया था? ठीक है भाई। आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो आधुनिक भारत के मंदिर है ये किसको, बांध को कहा जाता है। क्यों बांधों को कहा जाता है? और ये भाखड़ा नागल बांध को, भाखड़ा नागल बांध को देखकर पंडित जवाहरलाल नेहरू का मन दौड़ा। भाखड़ा नागल बांध को देखकर पंडित जवाहरलाल नेहरू का मन दौड़ा और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि ये जो हमारे भारत के जो बांध हैं, ये जो हमारे जो भारत के बांध हैं, ये हमारे क्या हो जाएंगे? ये आधुनिक भारत के मंदिर हो जाएंगे। ठीक है भाई, क्या हो जाएंगे? मंदिर हो जाएंगे। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा नागल बांध को देखकर कहा था कि जो हमारे बांध बनाए जा रहे हैं ये आधुनिक भारत के क्या होंगे? मंदिर होंगे। अब क्यों होंगे मंदिर? क्योंकि यहां से हम ये बांध क्या करते हैं, हमारा पानी देते हैं। क्या देते हैं? पानी देते हैं। जल स्तर को बढ़ाते हैं, यहां से हम लोग नहरें निकाल सकते हैं और नहरें निकाल कर क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। और इससे हम लोग बाढ़ से भी बच सकते हैं। यहां पे पानी कई दिनों तक हम इकट्ठा रख सकते हैं। तो इतने सारी चीजें हमारी हैं। हमें इतने सारी चीजें बांध से मिलती हैं और बांध से ही हम लोग क्या बना सकते हैं? बिजली बना सकते हैं। क्या? बिजली बना सकते हैं। मंदिर से क्या मिलता है? आप लोग कमेंट करके बताओ। मंदिर से हमें क्या मिलता है? कोई पैसा मिलता है? कोई लाभ मिला है? क्या मिला है मंदिर से? जल्दी बताओ आप हमें कमेंट करके। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। काजी नजरुल इस्लाम देश के राष्ट्र कवि थे। तो जल्दी से आप बताओ, जो काजी नजरुल इस्लाम है ये किस देश के राष्ट्रीय कवि थे? ये अफगानिस्तान के थे या फिर पाकिस्तान के थे या फिर कहां के? बांग्लादेश के थे या फिर कहां के? इंडोनेशिया के थे? कहां के थे? जल्दी से आप बताओ। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सबका आंसर आना चाहिए भाई। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया या फिर क्या? बांग्लादेश। तो देखो काजी नजरुल इस्लाम ये कहां के? बांग्लादेश के क्या हो जाएंगे? प्रसिद्ध कवि हो जाएंगे और राष्ट्रीय कवि हैं। और इन्होंने बांग्लादेश के लिए बहुत सारी किताबें लिखी, बहुत सारे गायन लिखे। तो इसीलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं भाई? बांग्लादेश का राष्ट्रीय कवि बोलते हैं। बांग्लादेश क्या है? एक देश है। बांग्लादेश क्या है? एक देश है जो भारत के कहां पे? पूर्वी में स्थित है, पूर्वी सीमा में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। बांग्लादेश का आजाद कब हुआ था? तो याद रखेंगे 26 मार्च 1971 में। 26 मार्च 1971 में आजाद हुआ था। और बांग्लादेश की प्रेजेंट में पीएम कौन है? तो आप कहोगे शेख हसीना है। कौन है? शेख हसीना है। और बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? तो अब्दुल हामिद। कौन? अब्दुल हामिद क्या हो जाएंगे? बांग्लादेश के राष्ट्रपति हो जाएंगे। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बांग्लादेश का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। और क्वेश्चन पूछा जाए कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। ठीक है भाई, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा डी हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो पद्मा कहा जाता है। क्या? पद्मा कहा जाता है गंगा को बांग्लादेश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट
कालीकट या कोझिकोड में आया था? वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट या कोझिकोड में आया था, यह आपको बताना है। तो जो वास्को डी गामा है, ऐसा माना जाता है कि इसने किसकी, भारत की खोज की थी। इसने किसकी, भारत की खोज की थी। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। और कब की थी? तो 1498 में भारत की खोज की थी। ठीक है भाई। वास्को डी गामा कहां से आया था? पुर्तगाल से आया था। कहां से? पुर्तगाल से आया था। और पुर्तगाल की राजधानी क्या थी? लिस्बन थी। क्या थी? लिस्बन। ये भी आपको याद रखना है। पुर्तगाल किस महाद्वीप में आता है? तो यूरोप महाद्वीप में आता है। किसमें? यूरोप महाद्वीप में आता है। ये भी आपको याद रखना है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो वास्को डी गामा है वो कितनी बार भारत आया, तो आप बताओगे भाई 3 बार भारत आया। पहली बार कब आया? 1498 में, दूसरी बार 1502 में, और तीसरी बार 1524 में आया। और जब ये 1524 में भारत आया तो यहीं पे इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। किसकी? वास्को डी गामा की। ठीक है भाई। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वास्को डी गामा है ये भारत आया तो भारत से क्या ले गया था? मसाले ले गया था। क्या ले गया था? मसाले ले गया था। और जब ये मसाले ले गया था तो वास्को डी गामा को कितना परसेंट वहां पे मुनाफा हुआ था? तो उसको इतना वहां 60% मुनाफा हुआ था। जैसे यदि वास्को डी गामा का यहां पे आने पे हमने माना कि 1 रुपए खर्चा हुआ, तो उसने वहां पे कितना कमाया? उसने वहां पे 61 रुपए कमाया। समझ गए? 60 गुना बहुत होता है मुनाफा। ठीक है भाई। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। और ये हो जाएगा वास्को डी गामा। क्या हो जाएगा? वास्को डी गामा हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कहां से, पुर्तगाल से आया था। और जब कहां पे पहुंचा? दक्षिणी बिंदु पे पहुंचा, अफ्रीका के। तो यहां पे उसको क्या मिला? एक भारतीय व्यक्ति मिला जिसका नाम था अब्दुल मनीक। और अब्दुल मनीक की सहायता से ये कहां तक? भारत तक पहुंचा। ठीक है भाई। ये भी आपको याद रखना है। समझ गए? नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के सिद्धांत के अनुसार, अर्थशास्त्र के सिद्धांत के अनुसार किस देश के मानव का जीवन यापन पर निर्भर करता है? किस देश, अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार किसी देश के मानव का जीवन यापन किस पर निर्भर करता है? तो हमें यह बताना है कि भाई कोई सा भी देश हो और उसका जो मानव है, उसका जो जीवन यापन है वो किस चीज पर निर्भर करता है? जल्दी से आप बताओ। औसत मजदूरी पर, या माल और सेवाओं का उत्पादन करने पर की क्षमता पर, या आपका क्या नाम मात्र की मजदूरी? तो देखो मजदूरी तो हो नहीं सकता, मजदूरी तो हो नहीं सकता। ठीक है भाई। और कर सरकारी नीति भी नहीं होगा। तो ये भाई जो मनुष्य का जो जीवन यापन है, जो मनुष्य का जीवन यापन है वो खुद के यानी उसी के कर्मों से होता है। चाहे वो अच्छा कर लेगा तो अच्छा हो जाएगा उसका जीवन, बुरा करेगा तो उसका जीवन बुरा हो जाएगा। ठीक है भाई। तो सही उत्तर हम लोग क्या लगा देंगे? सही उत्तर लगा देंगे बी लगा देंगे। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट, कैडियन नृत्य। कैडियन नृत्य, कैडियन नृत्य देश की एक सामान्य नृत्य शैली है। तो जो आपका कैडियन नृत्य है यह किस देश की सामान्य नृत्य शैली है? और हमने जैसे ही कैडियन नृत्य डाला तो ये महिमा निकल के आ गई। और जब ये महिमा निकल के आ गई तो हमने इनको यहां पे लगा दिया ताकि आपको पता चल पाए कि ये कैडियन नृत्य है। और जैसे ही हमने कैडियन नृत्य निकाला तो गाना निकल के आया, कट्टोगे लहरी चमक चलो रानी है। फिर हमने वो गाना सुना, और गाना सुना तो भाई साहब 5 मिनट मेरे ऐसे ही वेस्ट हो गए, है ना। तो जल्दी से आप बताओ, कैडियन, कैडियन जो आपका नृत्य है ये कहां का है? श्रीलंका का हो जाएगा। कहां का? श्रीलंका का हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि ये श्रीलंका वही देश है जो भारत के कहां पे? दक्षिण में है। कहां पे? भारत के दक्षिण में है। समझ गए? श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो जयवर्धनेपुरम कोट्टे। क्या हो जाएगी? जयवर्धनेपुरम कोट्टे हो जाएगी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, तो आप कहोगे सर जी सीलोन है। क्या हो जाएगा? सीलोन श्रीलंका का पुराना नाम हो जाएगा। और इसी को हम लोग सिंघल प्रदेश के नाम से जानते थे। किस नाम से? सिंघल प्रदेश के नाम से भी जानते थे। श्रीलंका का नाम लंका कब रखा गया? लंका। तो आप कहोगे सर जी श्रीलंका का नाम लंका रखा गया 1972 में, लेकिन इसमें श्री कब जोड़ा गया? इसमें श्री, तो आप कहोगे सर जी 1978 में इसमें श्री जोड़ दिया गया। तो अब ये क्या हो गया? श्रीलंका हो गया। ये भी आपको याद रखना है। अब ये क्या हो जाता है? श्रीलंका हो जाता है। समझ गए बात को? भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी जल संधि है? तो पाक जल संधि है। कौन सी है? पाक जल संधि है। और कौन सी है? मन्नार की खाड़ी है। कौन सी? मन्नार की खाड़ी है। भारत और श्रीलंका के मध्य कितने किलोमीटर की दूरी है? तो 35 किलोमीटर की दूरी है। कितनी? 35 किलोमीटर की दूरी है। श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री को कब बनाया गया था? 1960 में बनाया गया था। और इसका क्या नाम था? तो इनका नाम था भंडार नाइके। ठीक है भाई। श्रीलंका के वर्तमान में पीएम कौन है? तो आप कहोगे सर जी महिंद्रा राजपक्षे हैं। कौन है? महिंद्रा राजपक्षे हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? तो गोटाबिया राजपक्षे। कौन? गोटाबिया राजपक्षे। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है।
श्रीलंका इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। श्रीलंका हमारा क्या हो जाएगा, और श्रीलंका क्या है, हमारा समुद्री सीमा से जुड़ा हुआ है, तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये नृत्य शैली कहां की हो जाएगी, श्रीलंका की हो जाएगी। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, तो हमें यह बताना है कि कौन सा विकल्प गलत है और सही क्या है। सभी लोग आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया। टेंशन मत ले भाई, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई मोड़ है। तो जल्दी से भाई मेहनत करेंगे तो हम जरूर जीत जाएंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है भाई। और पढ़ते चलना है, और जब तक पढ़ना है हमें, जब तक एग्जाम हमारा निकल ना जाए, जब तक लेटर ना आ जाए कि भाई साहब आपका सिलेक्शन हो गया, आप सरकारी कर्मचारी बन गए हैं, जब तक ये लेटर ना आ जाए तब तक भूलना नहीं है, भूलना नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से आप बताओ कौन सा हमारा विकल्प गलत हो जाएगा। कसिनो नृत्य कहां पे हो जाएगा, क्यूबा का हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल परम सत्य आंसर है, लेकिन हमें तो गलत देखना है ना भाई। भांगड़ा नृत्य शैली कहां की हो जाएगी, बिहार की हो जाएगी, यही तो बात है, यही तो बात है। जो भांगड़ा नृत्य शैली है कहां की है, पंजाब की है, कहां की है, पंजाब की है, ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो देखो, और अब तो सब सही ही होंगे। देखो आपका लवादी नृत्य शैली कहां की, मिस्र की हो जाएगी, और हलय नृत्य शैली कहां की, तुर्की की हो जाएगी, और मिलूंगा नृत्य शैली कहां की है, अर्जेंटीना की है। मिलूंगा नृत्य शैली कहां की हो जाएगी, अर्जेंटीना की हो जाएगी, ये भी आपको याद रखना है। तो मिलूंगा कहां की हो जाएगी, अर्जेंटीना की हो जाएगी। हमारा सही उत्तर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है भाई। बी उत्तर हमारा क्या बनेगा, बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति थे। भाई साहब चाइना का पूछ लिया, किसका पूछ लिया, चाइना का पूछ लिया, ये भी आपको भाई याद रखना है। तो जो चाइना है, चाइना गणराज्य के पहले क्या पूछे गए हैं, राष्ट्रपति पूछे गए हैं, राष्ट्रपति, ठीक है भाई, राष्ट्रपति पूछे गए हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए चाइना के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, वर्तमान में, तो आप कहोगे सर जी वर्तमान में हो जाएंगे जी जिनपिंग। कौन हो जाएंगे, जी जिनपिंग हो जाएंगे, ठीक है भाई, जिनपिंग हो जाएंगे। जी जिनपिंग कौन हो जाएंगे, चाइना के वर्तमान में राष्ट्रपति हो जाएंगे। चाइना के वर्तमान में पीएम कौन हो जाएंगे, तो आप कहोगे सर जी ली कचियांग हो जाएंगे। कौन, ली कचियांग, ली कचियांग, ली कचियांग क्या हो जाएंगे, चाइना के वर्तमान में पीएम हो जाएंगे। चाइना की सबसे बड़ी दीवार कौन सी हो जाएगी, तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना हो जाएगी। ये आपको क्या याद रखना है, चाइना हो जाएगी, जो कि कहां से, अंतरिक्ष से दिखाई देती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक धागा नुमार संरचना दिखाई देती है, वो क्या है, तो आप बताओगे चीन की दीवार है, ये भी आपको याद रखना है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, युआन सीह काई, युआन सीह काई क्या हो जाएगा, इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमारा बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई दिक्कत बताओ जल्दी से, तो हमारा सही उत्तर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, सबसे लंबे समय तक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए, जल्दी से बताओ भाई। जो सबसे लंबे समय तक बांग्लादेश का क्या रहा, प्रधानमंत्री रहा, तो वह कौन हो जाएगा, वह कौन है जो बांग्लादेश का सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहा, तो वह हो जाएंगी भाई शेख हसीना हो जाएंगी, जुल्फों वाली शेख हसीना। इसीलिए हमने फोटो लगा दी ताकि तू समझ जाए। ये क्या आ गया भाई, इसको हटाओ यार, ये भी जुल्फों वाली आ गई यार। नोटिफिकेशन को बंद नहीं किया जा सकता है? तो ये आ तो रही है लड़की जुल्फों वाली, हाँ हाँ हाँ, मतलब वहां पे कुछ लगवा देना,
ताकि ब्लर हो जाए। ये ऐसा करिए 12 क्वेश्चन नंबर है ना, हाँ, इस क्वेश्चन को दोबारा 12 कर दीजिए, पढ़ाई शुरू से पढ़ा में। हाँ, मैं इसको काट दूं। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जी, तो देखो आपका ये क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 12 है। इसको हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि सबसे लंबे समय तक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद पर रहने वाली व्यक्ति कौन थे। तो वो कौन हो जाएंगे भाई, शेख हसीना हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी, शेख हसीना हो जाएंगी। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, शेख हसीना। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा जाता है बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो आप कहोगे भाई शेख मुजीबुर रहमान थे, और इन्हीं को हम लोग बंगबंधु के नाम से जानते हैं। किस नाम से, बंगबंधु के नाम से जानते हैं। और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, बांग्लादेश का जनक बोलते हैं। इन्हीं को हम लोग बांग्लादेश का क्या बोलते हैं, जनक बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है। और बांग्लादेश पूर्ण रूप से आजाद कब हुआ, तो ये हमने आपको बताया ही है, कब 1971 में आजाद होता है। ठीक है भाई, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, बी नहीं होगा, डी हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, शेख हसीना जुल्फों वाली हैं। नेक्स्ट, इंडिया ऑफ माई ड्रीम पुस्तक में किसके भाषणों और लेखों का संग्रह है, भाषणों और लेखों का क्या है, संग्रह है। तो जल्दी से आप बताओ, इंडिया ऑफ माई ड्रीम पुस्तक में किसके भाषणों और लेखकों का भाई संग्रह है, महात्मा गांधी के, या पंडित जवाहरलाल नेहरू, या आपका क्या हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या राजेंद्र प्रसाद। तो देखो, तो जो महात्मा गांधी है इनके भाई क्या है उल्लेख, उनके भाषणों का क्या है उल्लेख दिया गया है किसमें, इंडिया ऑफ माई ड्रीम में। और महात्मा गांधी की आपको पता होना चाहिए कि बायोग्राफी का नाम क्या है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, जो 1925 में प्रकाशित हुई थी। और महात्मा गांधी की एक दूसरी पुस्तक है जिसका नाम है हिंद स्वराज, और इसको 1909 में प्रकाशित किया गया था। लेकिन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं इनकी बुक कौन सी है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, क्या हो जाएगी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी भारत की खोज। क्या हो जाएगा, भारत की खोज किसकी पुस्तक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है भाई, और सरदार पटेल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। और इनकी जयंती कब मनाई जाती है, 31 अक्टूबर को मनाई जाती है। यह भी आपको याद रखना है। जो आपके राजेंद्र प्रसाद हैं इनको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बिहार गांधी बोलते हैं। सर ये फिर आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब क्लोज करते जाएंगे। ठीक ओके, वो सभी मत फिर ट्रिम करना। चलो जी, तो क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जो सरदार पटेल हैं इनकी जयंती कब होती है, तो आप कहोगे सर जी 10 अक्टूबर को होती है। राजेंद्र प्रसाद को हम लोग बिहार गांधी के नाम से जानते हैं। किस नाम से, बिहार गांधी के नाम से जानते हैं। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है भाई, राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था बिहार के सीवान जिले में। कहां पे, बिहार के सीवान जिले में हुआ था। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। और आपको पता होना चाहिए जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ये कहां पे है, गुजरात में है। कहां पे, गुजरात में है, गुजरात के नर्मदा जिले में है। कहां पे है, नर्मदा जिले में है। ठीक है भाई, और सरदार सरोवर बांध के किनारे है, सरदार सरोवर बांध के किनारे है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 182 मीटर। कितनी है, 182 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। इसको किसने बनाया है, इसके आर्किटेक्ट कौन थे, तो रामजी सुतार। ये भी आपको याद रखना है। रामजी सुतार क्या थे, इसके आर्किटेक्ट थे। ठीक है भाई, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के। तो सही उत्तर हमारा क्या बन के आएगा, ए निकल के आएगा। नेक्स्ट, मणिपुर मेघालय और त्रिपुरा के अंतर्गत राज्य बनाए गए हैं। तो किस अधिनियम के अंतर्गत इनको राज्य बनाया गया था, तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के अनुसार। बिल्कुल सही बात है। तो इसी के अंदर क्या बनाया गया था, इनको क्या बनाया गया था, राज्य बनाया गया था। समझ गए। और इनको कब बनाया गया था, हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, मंत्री में 72। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हो जाएगा मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, इन तीनों राज्यों का गठन हुआ था कब, 1972 में। ठीक है भाई, तो इन तीनों राज्यों का गठन किया गया था 1972 में, लेकिन किस अधिनियम के अनुसार, अधिनियम 1971 के अनुसार। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार। सेशन को थोड़ा सा शेयर करो यार, ऐसे मजा नहीं आ रहा यार। है सेशन को शेयर यार बिल्कुल करना रहा है, आराम से पढ़ रहा भाई सब, चुपके चोरी चुपके हैं। बहुत बढ़िया, शानदार भाई। जल्दी से आप बताएंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा।
शानदार भाई, लाजवाब लाजवाब, शेयर कर दिया है, लाइक भी कर दिया है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो जी, भारत, म्यांमार और चीन के बीच का त्रिकोण जंक्शन दिफू दर्रा किस सीमा पर स्थित है? जल्दी से आप बताओ। देखो आपको पता होना चाहिए, जो दिफू दर्रा है ये भारत, चीन और म्यांमार की कहीं ना कहीं क्षेत्र में स्थित है, सीमा पर स्थित है, इसलिए अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिकोण जंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिकोण जंक्शन बोलते हैं। तो ये किस सीमा पर स्थित है ये आपको बताना है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो दिफू दर्रा है ये कहां पे है? अरुणाचल। कहां पे है? अरुणाचल। समझ गए बात को? हमने अरुणाचल प्रदेश के आपको तीनों दर्रे बताए थे, किससे? बोदिया ट्रिक से। किससे? बोदिया ट्रिक से हमने आपको तीनों दर्रे बताए थे। जैसे बो से हो जाएगा बोमडीला दर्रा, दी से हो जाएगा दिफू दर्रा, और या से हो जाएगा यांगयाप दर्रा। ये तीनों दर्रे कहां पे हैं? अरुणाचल प्रदेश में है। और अरुणाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो आप कहोगे सर जी इसका गठन हुआ था 1987 में हुआ था। कब हुआ था? 1987 में इसका गठन हुआ था। और इसको पहले हम लोग नेफा के नाम से जानते थे। किस नाम से? नेफा के नाम से जानते थे। इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? ईटानगर। ईटानगर हो जाएगी। और इसके सीएम कौन है? पेमा खांडू हैं। ठीक है भाई। अब आप कहोगे सर जी क्वेश्चन का आंसर तो बताओ। तो देखो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये किस रेखा पर स्थित है? तो जो रेखा भारत और चीन के मध्य है उसी रेखा पर स्थित है। राइट आंसर क्या आ जाएगा? मैकमोहन। मैकमोहन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य है। पाक स्टेट भारत और आपका श्रीलंका के मध्य है। डूरंड रेखा आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। ठीक है भाई। तो सही उत्तर अपना सी बन जाएगा। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पाकिस्तान के चलो बहुत बढ़िया, एकदम शानदार, एकदम शानदार। तो सेशन को थोड़ा सा शेयर करते जाओ आप लोग। ठीक है भाई, सेशन को थोड़ा सा शेयर करते जाओ सभी साथी। तो ये आपकी क्या है? अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं हैं, इनको भी आपको क्या करना है? याद करना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो जोगिया गरसोप्पा। कौन सा? जोगिया गरसोप्पा जलप्रपात है। और ये कहां पे है? कर्नाटक में है। कहां पे है? कर्नाटक में है। ये भी आप याद रखेंगे। किस नदी पर है? तो याद रखेंगे शरावती नदी पर। शरावती नदी पर स्थित है। ठीक है भाई, ये भी आपको याद रखना है। इसकी हाइट कितनी है? तो आप कहोगे सर जी 253 मीटर इसकी क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। ठीक है। शिव समुद्रम जलप्रपात कहां पे है? तो ये भी आपका कर्नाटक में है। कहां पे? कर्नाटक में है। ठीक है भाई। और कहां पे है? कावेरी नदी पर है। कावेरी नदी पर है। ठीक है भाई। जो आपका हुंडरू जलप्रपात है, ये कहां पे है? ये आपका झारखंड में है। कहां पे? झारखंड में हो जाएगा। और ये किस नदी पर हो जाएगा? स्वर्ण रेखा नदी पर। किस पर? स्वर्ण रेखा नदी पर हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। जो एंजल जलप्रपात है, सही उत्तर हमारा डी आ जाएगा। जो एंजल जलप्रपात है ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कहां पे है? वेनेजुएला में है। वेनेजुएला में है। ठीक है भाई। किस नदी पर है? कैरो नदी पर है। किस पर? कैरो नदी पर है। इसकी हाइट कितनी है? तो याद रखेंगे 979 मीटर। 979 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी। वेनेजुएला कहां पे पड़ता है? साउथ अमेरिका में पड़ता है। कहां पे? साउथ अमेरिका में पड़ता है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। समझ गए? तो सही उत्तर अपना डी बन जाएगा। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्या? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो भाई अंतरराष्ट्रीय गौरैया दिवस मनाया जाता है, यानी विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और पहली बार पर्यावरण का प्रस्ताव कब आया था? तो 1972 में आया था। कब आया था? 1972 में पहली बार पर्यावरण प्रस्ताव आया था। लेकिन इसको 1974 से मनाया गया था। कब से? 1974 से इसको कंटिन्यू मनाया गया था। ये भी आपको याद रखना है। यानी पहली बार पर्यावरण दिवस कब बनाया गया था? 1974 में बनाया गया था। 15 अगस्त को क्या होता है? आपको पता होना चाहिए कि स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस मनाया जाता है। थल सेना दिवस मनाया जाता है, यानी आर्मी डे मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। जल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वायु सेना की स्थापना कब हुई थी? आप कहोगे सर जी 1932 में हुई थी। जल सेना की स्थापना कब हुई थी? 1612 में हुई थी। और थल सेना की स्थापना कब हुई थी? 1895 में। कब? 1895 में। ये भी आपको याद रखना है।
ठीक है, चलो जी, राइट आंसर बी हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। और ये आपके क्या हो जाएंगे, मार्च के इंपोर्टेंट डेज हो जाएंगे, ये मार्च के इंपोर्टेंट डेज हो जाएंगे। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच किए गए थे। और कब किए गए थे? तो 1960 में किए गए थे। कब? 1960 में किए गए थे। और जब यह समझौता हुआ था तो यह कहा गया था कि 20% सिंधु नदी का जल कौन यूज करेगा? भारत यूज करेगा। और 80% सिंधु नदी का जल कौन यूज करेगा? पाकिस्तान यूज करेगा। और पाकिस्तान में सिंधु नदी को क्या कहा जाता है? दरिया ए सिंध कहा जाता है, दरिया ए सिंध कहा जाता है। यह भी आपको याद रखना है, समझ गए बात को? दरिया ए सिंध कहा जाता है, दरिया ए सिंध। और क्वेश्चन पूछा जाए सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई, तो आप बताओगे 1826 में सिंधु सभ्यता की खोज हुई। किसने की? चार्ल्स मेसन ने की। किसने? चार्ल्स मेसन ने सिंधु सभ्यता की क्या की? खोज की। राइट आंसर बी आ जाएगा। नेक्स्ट, पाकिस्तान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो परिस्तान झील है। कौन सी? परिस्तान झील। परिस्तान झील पाकिस्तान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। और बकाया ये चारों झीलें हैं, ये कहां पे? पाकिस्तान में है। ठीक है, तो ये भारत की झीलें हो जाएंगी। ये किसकी झीलें हो जाएंगी? भारत की झीलें हो जाएंगी, जिनके नाम आपको याद रखने हैं, पढ़ने हैं, पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ना है। तनाख किस धर्म संप्रदाय का एक पवित्र ग्रंथ है? तनाख किस धर्म संप्रदाय का एक क्या है? पवित्र ग्रंथ है। यहूदी धर्म का, या आपका जैन धर्म का, या बौद्ध धर्म का, या हिंदू धर्म का? तो हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन कौन से हैं? जैसे आपने बोल दिया रामायण, रामायण और गीता, रामायण और गीता। आपने देखा होगा कि कभी कोई कुछ हो जाता है तो गीता पर कसम रख के खाओ, गीता पर हाथ रख के कसम खाओ कि ऐसा होगा या वैसा होगा या कैसा होगा, है ना? ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें हमसे पूछी जाती हैं, समझ गए? तो हमारा जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या हो जाएगा? याद रखना, गीता हो जाएगा। और ये पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगा? exampoor88@gmail.com। इस पे आपको एग्जाम ओरिएंटेड सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। तो बस आपको पढ़ना है। आप कहोगे, बस आप लिख देना सर जी हमें जिसकी भी पीडीएफ चाहिए, टेक्निकल की या आपका नॉन टेक की, जो भी आपको जिस भी एग्जाम की पीडीएफ चाहिए, आप सिर्फ बोल देना, उसके एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्रीम क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। बस आपको क्या करना है? आपको exampoor88@gmail.com इस पे आपको मेल करना है, ठीक है भाई, और लिख देना है, समझ गए? तो हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ गीता और रामायण हो जाएगा। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या हो जाएगा? त्रिपिटक हो जाएगा, त्रिपिटक हो जाएगा। और इसके कितने भाग हैं? इसके 3 भाग हैं त्रिपिटक के, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ क्या हो जाएंगे? जैसे हमने बोल दिया कल्पसूत्र, परिशिष्ट पर्वन किसके हो जाएंगे? जैन धर्म के हो जाएंगे। तो ये किसका हो जाएगा? ये यहूदी धर्म का हो जाएगा। किसका? यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ हो जाएगा। मुस्लिम धर्म का कौन सा है? तो याद रखेंगे, मुस्लिम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या हो जाएगा? कुरान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुरान हो जाएगा। नेक्स्ट, किस भारतीय लेखक ने द इंग्लिश टीचर पुस्तक लिखी है? द इंग्लिश टीचर, समझ गया है? इंग्लिश टीचर के बारे में लिखा है द इंग्लिश टीचर। तो विक्रम सेठ या रस्किन बॉन्ड या आर के नारायण? क्या हो जाएगा? आर के नारायण, ठीक है भाई। और इन्हीं ने एक पुस्तक लिखी है, कौन सी? इन्हीं ने एक पुस्तक लिखी है, कौन सी? दी गाइड, यानी दी गाइड पुस्तक लिखी है। गाइड पुस्तक लिखी है, गाइड पुस्तक लिखी है। इन्हीं ने एक पुस्तक लिखी है, कौन सी? बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स। इन्हीं ने एक पुस्तक कौन सी लिखी है? बैचलर ऑफ आर्ट्स भी लिखी है। किसने? के आर नारायण ने। किसने? आर के नारायण ने, सॉरी, आर के नारायण ने। और ये कौन हो जाएंगे? आर के नारायण हो जाएंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आ जाएगा। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार। नेक्स्ट, भवाई किस राज्य की एक पारंपरिक नृत्य शैली है? तो आप कहोगे ये आपको आंसर देना है किसमें? कमेंट में देना है। ये आपको किसमें देना है? कमेंट में देना है। और दिस इज हमारा लास्ट क्वेश्चन। ये हमारा क्या होगा? लास्ट क्वेश्चन। तो देखो मेरे भाई, देखो मेरे भाई, मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे जादू, मेरे टोना, आप मेरे सब कुछ हो, ठीक है भाई। तो आपको क्या करना है? इसका कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। आपको क्या करना है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और आपको बताना है कि इसका हमारा सही उत्तर क्या बनेगा। तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है कि हमारा सही आंसर क्या बनेगा, ठीक है भाई। और आज का ये क्या है, सेशन यहीं तक रहेगा। बकाया हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, सभी भाई बहन सभी लोग बताएंगे कि सेशन आपको कैसा लगा है, ठीक है भाई। हम सबका कमेंट देखेंगे, जो भी यहां पे है ना, सबका कमेंट देखेंगे, ठीक है भाई। जादू बाबू सबका देखेंगे, ठीक है। तो आपको बताना है और आपको कमेंट करना है। तो अंत में सभी साथियों को बस इतना ही। बस अंत में फिर से एक बार जय हिंद, हमें कलम से क्रांति, जय एग्जामपुर, कर भी जय एग्जामपुर।